नमस्कार दोस्तों। मित्रों, आज हम देखेंगे आयोग में हम सबसे पहले यदि बात करें संस्कृत में तो अधिकांश बच्चों को याद आता है मैकाले आयोग। मैकाले आयोग ने एक बहुत बड़ी बात साजिश के साथ तहत एक गेम खेला था कि भारतीय संस्कृति को अंग्रेजी में पढ़ाया जाए और अंग्रेजी के नंबर 70 और संस्कृत के नंबर और भारतीय भाषाओं के नंबर 30 रख दिए जाएं। और यही जो ऐसी पॉलिसी थी जिसके तहत अंग्रेजों ने भारत में अपनी अंग्रेजी को थोपा। धीरे धीरे स्थिति ये आई कि भारतीय लोग संस्कृत से धीरे धीरे दूर होने लगे। मैं थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में बता दूं कि आयोग से रिलेटेड प्रश्न जब चल रहा है, मेरे यहाँ सामने आयोग कुछ लिखे हुए हैं, कुछ आपको समझना है, कुछ मुझे आपको समझाना है। बात करें हम प्रथम शताब्दी से, चौथी शताब्दी के अंत तक भारत में संस्कृत भाषा का ही जन जीवन में बोलबाला था। कहा जाता है, इतिहास ये चीज बताता है कि भारत में 2500 वर्ष तक लगातार संस्कृत ही बोली गई। भारतीय लोगों की भाषा ही ये थी 2500 वर्ष तक। चौथी शताब्दी के आसपास आते आते, अंत में आते आते बौद्ध और जैन का जो विशेष रूप से उद्भव हुआ, उन्होंने अपनी प्राकृत और पाली भाषा का विशेष रखा। और 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास फिर कुछ परिवर्तन हुए, कुछ लोगों का आना वहाँ, आक्रमणकारियों का आना हुआ। और ऐसी स्थिति में जब हम बात करें तो 9वीं शताब्दी के आसपास हमारे यहाँ सौर सैनी, अन्य जो भाषाएं हैं वो भाषाएं सारी उद्भव होने लगी और हिंदी भी उसी का एक विस्तृत रूप है। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब 11वीं शताब्दी की बात करें तो मेरे हिसाब से मुगलकालीन सभ्यता जो है, वो मुगलकालीन सभ्यता शुरू हुई। 17वीं शताब्दी तक मुगलकालीन शिक्षा का ही ज्ञान चलता रहा। 17वीं शताब्दी के बाद हमारे यहाँ अंग्रेज लोग और अंग्रेजी का शुरुआती दौर शुरू हो चुका था। ऐसी स्थिति में जहाँ एक और अंग्रेजों ने आयोग बनाए, किस पर? शिक्षा नीतियों पर, वहीं आजादी के बाद में भारतीय लोगों ने भी आयोग बनाए, जिसमें हम यहाँ पर कुछ आयोग देख रहे हैं। नंबर 1 है, जरा सा गौर कीजिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्णन कमीशन कहा गया। राधाकृष्णन कमीशन जो है 1948-49 में आया। फिर आया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे मुदालियर कमीशन कहा आपने, और 1952-53 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, जिसे केंद्रीय सलाहकार परिषद बोर्ड का, जिसने जो है त्रिभाषा पर 2 प्रारूप दिए। फिर है सुनीति कुमार चटर्जी आयोग 1956-57, या जिसे संस्कृत आयोग के नाम से जाना गया। ये पहला जो आयोग था संस्कृत पे। इसके बाद में एक आयोग और भी अभी जो है लिया गया 2014 में। फिर आया कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 1964-66 में आया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम 1968 कहते हैं, कि ऐसी इसी के साथ में ही नूतन शिक्षा नीति, ये 1986 ऐसी स्थिति में ये 7 आयोग पर हम पहले देखेंगे। इसके अलावा जो आयोग हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन 1948। इस 48 में हमें यहाँ देखना होगा कि, तो मित्रों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जहां नाम आता है वहीं पे नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो इस आयोग के अध्यक्ष थे। मित्रों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अध्यक्ष का कौन था ये भी पूछ सकता है। गठन कब हुआ? तो गठन की बात करें, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 4 नवंबर, याद रखिएगा, 4 नवंबर
1948 को गठित हुआ यह है। और इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो भी शिक्षा से संबंधित खाका प्रस्तुत करना था वो प्रस्तुत कब किया? 25 अगस्त 1949 को, जिसमें सबसे बड़ी चीज ये देखी गई कि यह आयोग आया था विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज स्तरीय पे, जिसमें साफ शब्दों में कहा था कि वहां एक शास्त्रीय जो है भाषा होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ में ही इन्होंने 131 पृष्ठों में अपने प्रतिवेदन में कहा कि माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत के प्राचीन भाषा के संदर्भ में, कि एक संस्कृत एक प्राचीन भाषा है, इसके संदर्भ में इन्होंने चर्चा की। इन्होंने कहा कि इस भाषा का इस भारत में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शरीर में आत्मा का, क्योंकि स्वयं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी खुद संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी रहे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप जिस क्रम में आप चलते आ रहे हो, आप मान लीजिए जिस नीति को आप फॉलो करते आ रहे हो कि ऊपर वालों को दो नीचे अपने आप आ जाएगा, यानी कॉलेज वालों को संस्कृत पढ़ाओ, छोटे वाले नीचे अपने आप आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यही प्रारूप लेकर के इनके सामने ये भी आए। इन्होंने अगले इसी आयोग ने कहा कि कक्षा 9वीं और 10वीं में क्या रख दिया जाए? शास्त्रीय भाषाओं का के रूप में संस्कृत को स्थान दिया जाए। किस रूप में? ना मातृभाषा में, ना थर्ड भाषा में, ना ही द्वितीय भाषा में। किस रूप में रखा जाए? शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत को स्थान दिया जाए। साथ में ही आयोग ने यह भी प्रस्तुत कहा साफ अपने शब्दों में कि हमारे छात्र संस्कृत अध्यापन के लिए प्रेरित होंगे तथा संस्कृत भाषा का साहित्य हमारे सांस्कृतिक उत्तराधिकार है। कि सब संस्कृत का जो ज्ञान प्राप्त करना है वो हमारी सांस्कृतिक अधिकार है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है पहले भी कि किस आयोग ने कहा था कि संस्कृत भाषा का इतिहास हमारे सांस्कृतिक उत्तराधिकार है। ये किस आयोग ने कहा था? तो याद रखिएगा, ये डॉक्टर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा था। और क्यों कहा था कि इस भाषा में अनुसंधान का विस्तृत क्षेत्र विद्यमान है। यदि मैं आज की बात करूं, आज जब पूरा विश्व पूर्ण जोर लगा के कह रहा है कि कंप्यूटर की सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत है, सबसे श्रेष्ठ भाषा संस्कृत है, यहां हम उस समय इस चीज संस्कृत को लाने में लगे हुए थे। इस आयोग का ये पहला जो दौर था, मैं कहूंगा कि आजादी के बाद में जब पहला दौर शुरू हुआ शिक्षा नीतियों पर, आयोगों पर, तो सबसे पहले आयोग राधाकृष्णन ने दिया, जिसमें कब प्रस्तुत किया? फिर से देखो अध्यक्ष कौन थे, गठन कब हुआ है, प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया है। याद रखिएगा इस समय राष्ट्रपति कौन है, कुछ कई बार इस पर प्रश्न पूछे गए हैं कि इस समय राष्ट्रपति थे कौन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस समय राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और शिक्षा मंत्री इस समय थे जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे, वो इस समय शिक्षा मंत्री थे। याद रखिएगा इस आयोग के समय इन तीनों पर भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाल ही में जो प्रश्न पेपर आए हैं उनमें नीतियों के साथ में उस समय के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पे भी फोकस कर लिया गया है। तो ऐसी स्थिति पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारा एक एक नंबर सिलेक्शन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो मित्रों, ये था आपका जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब हम सेकंड में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग पर। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसका नाम मुदालियर कमीशन था और 1952-53 में इसका गठन किया गया। आवश्यकता क्या थी? प्रश्न सबसे बड़ा यही था। मित्रों, सबसे पहले हम फिर मैं आपको याद दिला दूं कि राधाकृष्णन आयोग जो है वो विश्व विद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। सुधार करना था किसमें? माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर यह सुधार करने हेतु इसे लाया गया कि वहां रखा क्या जाए,
तो इसके लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो महोदय हैं, उनकी अध्यक्षता में 23 सितंबर 1952 को ये गठित किया गया और अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 10 थी इसमें। ये याद रखिएगा, एग्जामिनर ये सदस्यों संख्या विशेष रूप से पूछता चला आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा अध्यक्ष सहित इसमें 10 सदस्य थे। जिन्होंने क्या कहा वो देखें। किस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, किस आयोग ने, मुदालियर शिक्षा आयोग ने। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु द्विभाषा, 2 भाषाओं का ऑप्शन रखा कि माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाएं रखी जा सकती हैं और इसे किस रूप में प्रस्तुत किया। इस द्विभाषा सूत्र को 2 विकल्प, शास्त्रीय भाषाओं को भी स्थान दिया गया। इस द्विभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषाओं को विशेष रूप से स्थान देने की परामर्श दिया। जब बात करें हम पहला विकल्प में कि पहला विकल्प है क्या, और हम बाद में बात भी करेंगे कि ये इसका मॉडल था क्या, ये चाहता क्या था, इस आयोग ने दिया क्या और इससे हुआ क्या। मित्रों, इसमें निम्नलिखित में से कोई पहला जो विकल्प दिया उसमें से कहा कि निम्न में से नीचे जो लिखी गई हैं 3 चीजें, इनमें से कोई एक भाषा चयन कर सकते। जैसे सबसे पहला एक मातृभाषा, दूसरी क्षेत्रीय भाषा और तीसरी है मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम। यानी कि यहां साफ शब्दों में कहना है प्रथम विकल्प में कि निम्न में से मतलब इन तीनों में से कोई एक भाषा ले सकता है बालक। मातृभाषा के साथ क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम ले सकता है, रख सकते हैं आप, केवल मातृभाषा रख सकते हैं या फिर क्षेत्रीय भाषा। लेकिन इन्होंने दूसरे विकल्प में जो कहा उसी तरह से गौर से देखिएगा उन्होंने क्या क्या समझाया। कहा साहब इसमें एक निम्न में से भी एक भाषा का ले सकते हैं क्योंकि इनका 2 द्विभाषा सूत्र का ही था, तो पहला एक भाषा यहां से ले सकता है और एक यहां से। आइए जरा सा हम बात देखें। इन्होंने कहा कि हिंदी होनी चाहिए, मगर कहा साहब कहाँ के लिए कि जिन प्रांतों में जो है हिंदी है वहां तो है, यहाँ कहा हिंदी प्रदेशों के लिए वहां हिंदी हो। दूसरा, प्रारंभिक आंग्ल भाषा का प्रयोग यानी अंग्रेजी जो है वो रखी जा सकती है। तीसरा कहा उच्च आंग्ल भाषा, जहां पर बच्चा हाई स्कूल में पढ़ना चाहे इंग्लिश, वो रख सकता है। कोई भी एक आधुनिक भारतीय भाषा, किसको छोड़ करके, हिंदी भाषा को और मातृभाषा को छोड़ करके कोई भी एक आधुनिक भारतीय भाषा वो ले सकता है। तो 5वें में इन्होंने कहा कोई भी एक आधुनिक या वैदेशिक भाषा जिसमें अंग्रेजी नहीं हो, क्योंकि अंग्रेजी तो आप इधर भी ले पा रहे हैं, इधर तो है ही नहीं, यहां ऊपर ले पा रहे हैं। तो कहा साहब अंग्रेजी भाषा को छोड़कर कोई भी विदेशी भाषा का प्रयोग ले सकते हैं। या फिर इन्होंने कहा कोई भी एक भारतीय भाषा या शास्त्रीय भाषा का ले, तो इससे होगा क्या। अब इस आयोग का फिर से याद कर लीजिएगा, इसका गठन कब हुआ, 23 सितंबर 1952 को। अध्यक्ष कौन था, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। कब गठन हुआ वो तारीख, कितने सदस्य थे, इन्होंने त्रिभाषा दिया कि द्विभाषा दिया, क्योंकि अभी तक हम जिस संस्कृत पे हम बात कर रहे हैं वो अभी सारी विकल्प पर आधारित है या शास्त्रीय भाषा पर ही डिपेंड कर रहा है। इस आयोग का स्पष्ट रूप से कहना था कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के मिले निश्चित पाठ्यक्रम के साथ में ही शिक्षा दी जाए बालक को, और ऐसी स्थिति में बालक एक से अधिक भाषा सीखेगा और निश्चित रूप से वह पूरे भारत एक वर्ग होता आएगा। क्योंकि ये आयोग बने भी इसीलिए थे क्योंकि एक शिक्षा ही है जहां मनुष्य एक हो सकता है, बोली है, बोलचाल है, भाषाएं, आज हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, संविधान में बहुत सारी भाषाओं को स्थान मिला है। तो ऐसी स्थिति में ये बालक पर, और आयोग ने ये रखा भी इसमें
कि इसको लागू किया जाए। इस आयोग का यही था कि अब मिश्रित पाठ्यक्रम के साथ में ही दिया जाए, लेकिन यहाँ संस्कृत में आपको फिर बता दूं, यहाँ शास्त्रीय भाषा पे है, यहाँ मेरे हिसाब से कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर केवल एक, मेरे हिसाब से ऐसी स्थिति में इनका एक सम्मिश्रण था कि और भाषाएं ले सकता है। तो इसको एक बार फिर से देख लें, क्योंकि ऐसी स्थिति में मित्रों आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसने संस्कृत को स्थान दिया, वहीं 1956 में केंद्रीय सलाहकार मंडल ने भी, जिसे आप कह सकते हैं केंद्रीय परामर्शदात्री त्रिभाषा सूत्र का जो प्रारूप दिए, इस मंडल ने, इस केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने वो दो क्या प्रारूप दिए थे उसमें भी हम देख लें। हम सारे बोर्डों का, आयोगों का निष्कर्ष लास्ट में ये बताएंगे कि क्या सही है अभी और क्या हो चुका है। मित्रों प्रथम प्रारूप में इन्होंने रखा नंबर 1 पर, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, पहला है मातृभाषा, दूसरा क्षेत्रीय भाषा। याद रखिए मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं होती है। मातृ क्या होती है बेटा? मातृभाषा, फिर क्षेत्रीय भाषा, तीसरे में रखा उन्होंने मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा निश्चित पाठ्यक्रम बनाओ, और चौथा रखा मातृभाषा सांस्कृतिक भाषा का निश्चित पाठ्यक्रम रखा जाए। प्रथम प्रारूप का प्रथम टॉपिक में ये 4 टॉपिक हैं। प्रथम प्रारूप के दूसरा टॉपिक है कि हिंदी एवं आंग्ल भाषा को रखा जाए। तीसरा ये रखा इन्होंने कि कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा जो यहाँ से यानी कि खंड 1 से नहीं हो, नंबर 1 में से नहीं हो, ऐसी कोई भी भारतीय भाषा ले सकता है। इस तरह से रखा इन्होंने। फिर से एक बार देखें, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड 1956, जिसे केंद्रीय परामर्शदात्री त्रिभाषा सूत्र का 2 प्रारूप कहा, इन्होंने 2 प्रारूप दिए थे। उस प्रारूप पर इन्होंने ये कहा कि सब पहले प्रारूप में ये रखा, दूसरे प्रारूप में इन्होंने कहा कि जो आपका प्रथम प्रारूप है उसकी सभी की सभी भाषाएं यहाँ ले ली जाए, सभी विकल्प स्वीकार कर लिए। दूसरे में साथ में ये कहा कि आंग्ल भाषा एवं अन्य कोई भी एक यूरोपीय भाषा का रखा जाए। तीसरा इन्होंने रखा है कि हिंदी भाषा तो किसके लिए कि हिंदी क्षेत्रों के लिए, और जहां कोई भी भारतीय भाषा अथवा कोई भी अन्य भाषा ये किसके लिए, हिंदी क्षेत्रों के लिए रखी जाए, ताकि शिक्षा देने में सहयोग हो सके। ये परामर्श जो बोर्ड कमेटी थी, उन्होंने जो है सलाह दी सरकार को कि आप भारत सरकार इस तरह से इस प्रारूप को करें। इस सलाह से बहुत कुछ चेंजिंग आई जब ये त्रिभाषा की जब बात शुरू हुई, और मैं कहूँगा कि ये जहाँ एक और अपने आप पर कामयाब रहा, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपना इस प्रारूप को लेकर के कुछ नई सोच पैदा कर दिया। इसके साथ में ही संस्कृत आयोग, मित्रों संस्कृत आयोग जहां 1956-57 में संस्कृत आयोग आया, प्रथम संस्कृत आयोग आया। क्यों आया, पहले तो इस पे बात कर लें। भारत सरकार ने ये जानने के लिए इस आयोग का गठन किया, पहले तो ये कि क्या संस्कृत की विचारधारा आज भी भारत में है कि नहीं, इस पर पूरा पहले फोकस किया गया। और उसके बाद में पश्चिम बंगाल, कोलकाता से विधान परिषद मेंबर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 1956 को
संस्कृत आयोग गठित किया, जिसने ये बताया कि संस्कृत कितनी जरूरी है भारतीय भाषाओं और भारतीय लोगों के लिए, जिसका संपूर्ण प्रतिवेदन उन्होंने अक्टूबर 1957 में प्रस्तुत किया। इस आयोग में अध्यक्ष सहित 9 सदस्य थे। प्रतिवेदन में अध्यायों की मित्रों कुल संख्या 12 थी मित्रों। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस आयोग में कुल 4 देखिए आयोग, और जिसमें क्या रखना है इन्होंने 4 योजना रखना है। लाइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से कि इस आयोग के प्रतिवेदन में स्पष्टतया कहा गया कि माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत का स्थान अनिवार्य, याद रखिएगा। इस आयोग ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत अनिवार्य होगी। एग्जाम में ये प्रश्न पहले भी पूछ चुका है हमसे कि किस आयोग ने कहा, या फिर संस्कृत आयोग में संस्कृत अनिवार्य विषय रखा गया माध्यमिक शिक्षा में, या फिर ऐच्छिक या वैकल्पिक, जो भी उसने प्रश्न पूछेगा वो या पूछ चुका है, ध्यान रखिए अनिवार्य रूप से होगा। इस आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में भाषा के अध्ययन के लिए, फिर से ध्यान रख लीजिएगा, भाषा के अध्ययन के लिए 4 योजना का उल्लेख किया। 4 योजना का अध्ययन के लिए। नंबर 1, गौर से देखिएगा मित्रों, क्या कहा है, क्या लिखा है और क्या सुन रहे हो और क्या करके आना है। जब तक सारी एक जैसा नहीं होगा, वहां आपके द्वारा पढ़ा हुआ सारा कहीं ना कहीं इधर उधर ना हो जाए। याद रखिएगा, इस आयोग के प्रतिवेदन में स्पष्टतया कहा गया कि माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत का स्थान अनिवार्य रूप से रहेगा। दूसरा, इसने कहा कि इस आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में भाषा के अध्ययन के कितने आयोग दिए, कितनी योजना दी, 4। नंबर 1, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा रखी जाए। नंबर 2, आंग्ल एवं हिंदी। हिंदी का मतलब यहाँ है जहां पर हिंदी नहीं है जिन प्रदेशों में, उनके लिए, अथवा आधुनिक भारतीय भाषा जहां पर हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनके लिए। तीसरे में इन्होंने दिया कि संस्कृत अथवा कोई अन्य प्राचीन भाषा को रखा जाए। देखिएगा यहाँ पर इस पर खुले में आकर के खड़ा हो गए हैं, संस्कृत का नाम आया है। केवल संस्कृत का नाम ही नहीं आया, और मैं कहूँगा अभी हाल ही में 2019-20 में आया है, उस आयोग में भी उस जो प्रतिवेदन दिया है उसमें भी संस्कृत का नाम खुल के आया है। कहा किसी त्रिभाषा या शास्त्रीय भाषा के नाम से नहीं आया है, साफ शब्दों में संस्कृत पे फोकस करते आए हैं। तो मित्रों ये भी ध्यान रखिएगा, आने वाला दौर संस्कृत वालों का होगा, ये पक्का है, क्योंकि साइंस संस्कृत से चलती है, ना कि साइंस से संस्कृत चलती है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा। दूसरा इन्होंने दिया द्वितीय योजना। मित्रों संरक्षण पक्का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रश्न ये है कि संरक्षण के बाद में भी क्या आपका यही जोश बना रहेगा। इसी जोश को बनाए रखने के लिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पर आ चुका था, ये देखिएगा कब, 1956 में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा पहला रखा है इन्होंने, तीसरे में। दूसरा रखा है इन्होंने किसको, आंग्ल भाषा को। तीसरा इन्होंने दिया हिंदी और अन्य भारतीय भाषा को, और चौथे पे इन्होंने रखा फिर संस्कृत को। यानी कि इन्होंने जहां प्रथम योजना में तीसरे नंबर पे रखा है, वहीं दूसरे में उन्होंने चौथे पे रखा है, लेकिन रखा जरूर है। अब आता है हमारा तीसरा योजना। इन्होंने जो इसमें 4 योजना दी, किसके लिए, फिर से देखें गौर से, माध्यमिक विद्यालयों में भाषा के अध्ययन के 4 योजनाएं। ध्यान रखिएगा इसमें क्या कहा, मैं इसको थोड़ा सा और खुल के समझाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत के अंकों का प्रभाव परीक्षा काल में होना चाहिए। अर्थात कहना क्या है
कि केवल संस्कृत इसलिए ना रखी जाए कि साहब उसमें पेपर तो हो लेकिन उसके अंक ना जुड़े या उसके अंक से प्रभावित ना हो। तो इस आयोग का ये कहना था यदि संस्कृत रखी जा रही है और यदि उसका प्रभाव भी नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में संस्कृत उपेक्षा हो जाएगी। कहा ना, हजारों साल से संस्कृति को नष्ट करने की तैयारियां चलती रही। आजादी के बाद भी कुछ हद तक आयोग इसमें प्रयासरत रहे कि संस्कृत वापस आए, लेकिन परिस्थिति विशेष और मानव की आर्थिक और लोलुपता के कारण और गति प्रतिगति को तेज करने के चक्कर में हमने आधुनिकता को इतना सर पे चढ़ के बोल लिया कि हमने उसकी उपयोगिता की अपेक्षा उसका दुरुपयोग करना अधिक प्रयोग कर दिया। जहां आप और मैं इस समय उस मीडिया का सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं अपने कैरियर बनाने में, वहीं पर अधिक से अधिक दुरुपयोग भी इसका हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में संस्कृत का जहां एक और संस्कृत भाषा को लिए यहाँ रखा इसलिए गया कि ऐसा ना हो कि आपने 10वीं क्लास में रख तो दिया माध्यमिक में, लेकिन साहब इसी कोई नंबर नहीं है, संस्कृत में यूं ही पास हो जाओगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा उपेक्षित करेगा, उसकी उपेक्षा करेगा, ठीक है संस्कृत में पढ़ लेंगे, राम है रामो रामा रामा। आज भी हम बात किसी से करते हैं तो समझता हाँ यार संस्कृत पढ़ी तो थी हमने, लेकिन आप सोचिए आप क्या करने जा रहे हो। हम दोनों के दोनों अपने स्वयं के भविष्य को और साथ में आने वाले बच्चों के भविष्य को उस संस्कृत में नियोजित करने जा रहे हैं, उस संस्कृत में उस भविष्य का बच्चे का भविष्य बनाने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाला कल जहां एक और साइंस का होगा वहीं बिना संस्कृत के नहीं होगा। चतुर्थ योजना, इसमें इन्होंने कहा कि मातृभाषा का नंबर 1 अथवा क्षेत्रीय भाषा का संस्कृत के साथ पाठ्यक्रम, ये सबसे बड़ी इसमें विशेषता दे डाली। देखिए फिर से यहाँ पर प्रथम योजना में क्या कह डाला इन्होंने, तीसरे ही टॉपिक पे रखा है संस्कृत या कोई अन्य प्राचीन भाषा होगी। यहाँ पर इन्होंने साफ आयोग ने कहा कि पाठ्यक्रम में माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत का महत्वपूर्ण अनिवार्य स्थान होगा। यहाँ दूसरे में भी इन्होंने 14 नंबर पे कहा कि संस्कृत का होगा। यहाँ इन्होंने साफ तीसरे में कहा कि संस्कृत केवल अंकों की भाषा नहीं होगी, अंकों की भाषा नहीं होगी कि अंकों का प्रभाव भी होगा। जब तक बच्चे को संस्कृत सीखने का बच्चा कब कोशिश करेगा, जब उसे अपनी परसेंटेज बनानी होगी तो पढ़ना होगा तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में उसे संस्कृत समझ में आएगी। जब हमारे फॉरेन लैंग्वेजेस समझ में आ जाती हैं तो फिर ये क्यों नहीं आएगी, ये तो हमारे भाषाओं से जुड़ी हुई भाषा है। और ऐसी स्थिति में इन्होंने साफ शब्दों में कहा मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा का संस्कृत के साथ मिश्रित पाठ्यक्रम होगा। फिर कहा आंग्ल भाषा का भी प्रयोग करो। आंग्ल का यहाँ मतलब है हमारे अंग्रेजी भाषा के लोगों आंग्ल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कहा इन्होंने हिंदी अथवा अन्य भारतीय भाषा अथवा हिंदी संस्कृत के साथ मिश्रित पाठ्यक्रम। एक बार फिर से इस आयोग ने अपने चौथे में फिर से दोहरा दिया है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी संस्कृत के साथ मिश्रित पाठ्यक्रम होगा। और इसी को आयोग जो ये सुनीति कुमार चटर्जी ने बड़े जोर के दावे के साथ में आपको ये बता दूं, इसमें 9 लोग जो बैठे हुए थे वो अधिकांश संस्कृत के हितकारी थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि भारत को विकास करना है और मानसिक गुलामी को खत्म करना है तो बालकों को संस्कृत की ओर लाना ही होगा। भारतीय आज जब एक और हम आज जाके माने हैं कि संस्कृत प्राचीन भाषा नहीं थी, ना है, आज आधुनिक भाषा मान रहे हैं। कब? जब बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कहा है कि क्लासिकल और डिजिटल भाषा है, कंप्यूटर की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। और इसी भाषा की वजह से ही हमारा संस्कार संस्कृति ही नहीं है, क्योंकि हमारे शस्त्र और अंदर का ज्ञान भी है। और ऐसी स्थिति में बालकों पे ये थोपा नहीं गया,
धीरे धीरे बालक स्वयं चला आ रहा है। और इस आयोग का यही कहना था कि ये पहला संस्कृत आयोग था जिसने इस चीज को रखा कि संस्कृत अनिवार्य है। मित्रों, इसके बाद आया अपना शिक्षा आयोग जिसका नाम था कोठारी आयोग। 1964-66 का जो आयोग जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। मित्रों, दौलत सिंह कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। इसमें सदस्यों की संख्या 17 थी और गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ और इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 29 जून 1966 को। इन्होंने यानी कि 1964-1966 ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। गठन कब हो रहा है? 14 जुलाई 1964 को। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। कौन थे उस समय? वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। अब आती है मेन बात, यहां कुछ लिखा है, इसे भी ध्यान रखें। कोठारी आयोग फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका शैक्षिक परिषद का सदस्य था। और ऐसी स्थिति में हुआ क्या वो हमारे सामने नजर आएगा, लेकिन आएगा उससे पहले कुछ नीचे और लिखा है, उस पर फोकस और कर लें। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के पंचमुखी कार्यक्रम क्या था? याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछते समय बिल्कुल भी नहीं हटेगा कि पंचमुखी कार्यक्रम कोठारी के कौन से थे। नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 व्यवहारिक, नंबर 3 कला विषयक, नंबर 4 नैतिक और नंबर 5 बौद्धिक। ये 5 पंचमुखी कार्यक्रम किसके थे? कोठारी आयोग के। इस आयोग ने क्या किया, इस आयोग में क्या रहा, उस पर भी हम यदि चर्चा करें तो इस आयोग की बात लें तो त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत करते समय इन्होंने क्या कहा कि मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा नंबर 1, संघ की राजभाषा एवं सह राजभाषा का हो, और तीसरा इन्होंने दिया एक आधुनिक भाषा, भारतीय भाषा या आधुनिक वैदेशिक भाषा हो। बस इसके सिवा इन्होंने अपने त्रिभाषा सूत्र से रिलेटेड जो प्रस्तुत किया उसमें कहीं भी भारतीय यानी भारतीय मतलब शास्त्रीय भाषा या संस्कृत भाषा का नामो निशान नहीं था। नहीं होने का कारण हम जान गए हैं कि वो कहां किस परिषद का है और क्या करने वाला था। लेकिन इसका विरोध इस आयोग का जहां एक और कहा वहीं इसी का विरोध उस समय के केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्वयं छागला जी थे उस समय। उन्होंने बुकफोन कर बैठे कि जिस आयोग में संस्कृत या जो शास्त्रीय भाषा का ही नहीं है वो आयोग कैसे देश में लागू कर दे। और इसी विरोध पे होते हुए संसद में करीब 9 महीने बाद एक समिति गठित की गई और फिर गठन किया गया एक नीति का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, और जिसका गठन 24 जुलाई 1968 को हुआ, जिसमें 6% शिक्षा खर्च रखा गया, 10+2+3 का सिस्टम रखा गया। यहां पर हमें विशेष एग्जामिनर कहां से पुटअप करेगा? एक तो ये पंचमुखी वाला, एक किसका सदस्य था, तीसरा प्रतिवेदन क्या है, कब प्रस्तुत किया, गठन कब हुआ, क्या उस समय क्या थे कोठारी जी, अध्यक्ष थे, कब आया, क्या उसने प्रस्तुत किया 3 में। देखिए रासा, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, संघ और संघ की राजभाषा, राजभाषा मतलब संघ की राजभाषा हिंदी, और सहायक कौन सी, अंग्रेजी, 2 पे बात कर रहे हैं वो। एक आधुनिक भारतीय भाषा और एक आधुनिक वैदेशिक भाषा, ये 3 दे करके उन्होंने कहा कि साहब बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दो।
इस आयोग में संस्कृत में किसी भी शास्त्रीय भाषा का नामो निशान नहीं था, जिसके फलस्वरूप देव आचार्यों ने, स्वयं केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसमें छागला जी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। संसद में जबरदस्त बहस हुई और मैं याद दिलाऊं कि उस समय एक कमेटी बनाई इन्होंने 5 अप्रैल 1967 को गठित की और उस गठन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का रूप लिया, जिसका गठन 24 जुलाई 1968 को किया गया। इसी को लेकर के ही 1968 को लेकर के ही नूतन नवीन शिक्षा नीति 1986 जो आई हमारे, उसे रखा गया। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा विशेष रूप ध्यान रखते चलिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक एक चीज महत्वपूर्ण होगी और इस आयोग को भी आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखें।